आदाब, खास बात उत्तर प्रदेश में आपका खैर मकदम है। पहले नजर सुर्खियों पर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने वजीर आजम मोदी और अमित शाह को झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रची थी। तरीके से कांग्रेस के लोगों के द्वारा 2007 में गुजरात विधानसभा का चुनाव आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीतने के बाद किस तरीके से मोदी जी को और अमित शाह जी को टारगेट करके कांग्रेस ने मनगढ़ंत और राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत उन्हें फंसाने का प्रयास किया, यह सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के अभी हाल ही में दिए गए फैसले से स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस को देश की जनता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्रों और देश की 132 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक आतंकवादी की पैरवी न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, अपितु शर्मनाक भी है। और इस शर्मनाक अध्याय लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। मुझे लगता है राफेल का मुद्दा रहा हो, इससे पहले अगस्ता वेस्टलैंड का मामला रहा हो, या इस समय सराबुद्दीन शेख का मामला हो, न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले सारी स्थिति को क्रिस्टल की तरह स्पष्ट कर देता है। और मुझे लगता है ये सभी मामले इस बात को साबित करते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। कांग्रेस इस देश के रक्षा सौदों को इसलिए अटकाने का प्रयास करती रही है क्योंकि उसकी दलाली या उसको कोई क्वात्रोची अंकल और कोई मिशेल मामा वहां मिल नहीं पाया होगा, इसलिए वह इन सब मामलों को लटकाती रही। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में इंस्पेक्टर सबूत कुमार कत्ल मामले में आज 2 मुलजमीन ने अदालत में खुद सुपुर्दगी की। सरेंडर करने वाले बजरंग दल के दोनों कारकुनों सतीश और विनीत को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया। 3 दिसंबर को हुए तशद्दुद मामले में अब तक 31 मुलजमीन को पुलिस जेल भेज चुकी है। हालांकि इस मामले का कलीदी मुलजिम योगेश राज समेत दर्जनों मुलजमीन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आइन और कानून के दायरे में रहकर राम मंदिर की तामीर वाला वजीर आजम मोदी का बयान क्या एक हिकमत अमली का हिस्सा है या एक सरकारी इंदिया, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अहम समाअत से पहले इस बयान ने राम मंदिर तामीर को लेकर फिर से बयानबाजियों का दौर शुरू कर दिया है। हिंदू तंजीमें हुकूमत पर फौरी फैसला लेने का दबाव बना रही हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वजीर आजम कानून की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लीडर और मरकजी वुज़रा सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल के इस इल्जाम को बीजेपी रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से तक़वियत मिलती है। पीएम के बयान पर आरएसएस का रद्दअमल नपातुला है। कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। और इनके कुछ मंत्री भी कह रहे हैं, एक इनका मंत्री लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि मैं एज लॉ मिनिस्टर नहीं कह रहा, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कह रहा हूं कि आप इसको जल्द से जल्द फैसला कीजिए। अरे भैया, वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी ना, ये कौन होते हैं कहने वाले, ये तय करेंगे कब सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला। कि प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो केस चल रही है उसमें सरकार कहीं पार्टी नहीं है, वो 2 प्राइवेट पार्टीज की झगड़ा है, निर्मोही अखाड़ा और निर्मोही एंड राम जन्मभूमि न्याय समिति वर्सेस सुन्नी वक्फ बोर्ड। सबने किया है, जो सत्ता में बैठे उन्होंने भी कहा है राम मंदिर बनना चाहिए, केवल राम मंदिर नहीं, इस देश में रहने वाले सभी की इच्छा है कि राम मंदिर बनना चाहिए। कि उचित मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर
भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर अयोध्या में साधु संतों, बाबरी मस्जिद के फरीकैन और रामलला के अहम पुजारी का रद्दमल सामने आया है। जन्मभूमि न्यास के सदर नृत्य गोपाल दास के जानशीन कमल दास ने इंकशाफ किया है कि हाल ही में इस मसले को लेकर अमित शाह से बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑर्डिनेंस के बारे में गौर किया जाएगा। वहीं बाबरी मस्जिद के फरीकैन का कहना है कि कोई भी मुल्क आईन से चलता है और हम अदालत के फैसले का एहतराम करेंगे। वहीं रामलला के अहम पुजारी सत्येंद्र दास ने मुख्तलिफ रद्दमल का इजहार किया है। से कहा जाए जल्दी निर्णय करें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात हाँ या नहीं कुछ भी होता है, फिर अध्यादेश लाया जाता है तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। उसमें मोदी जी की यही बात थी, यही कहना था कि फिर राम जन्मभूमि के विषय में कोई विवाद न रह जाए। अगर वो नहीं भी सुप्रीम कोर्ट करता है तो हम अध्यादेश लाने के लिए तैयार हैं सब तरह। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो ठीक कहा है कि कोर्ट का सम्मान सबको करना है और करना चाहिए भी, क्योंकि कोर्ट ही का सम्मान करने से हिंदुस्तान चल रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान, संविधान, ये सब एक सब ज्वाइंट है, सब जुड़े हुए हैं। जिस देश में कानून नहीं उस देश का कोई महत्व नहीं होता। हिंदुस्तान में संविधान बना हुआ है, संविधान बने हुए हैं, लोग उसका पालन भी करना जरूरी है। जो लोग पालन नहीं करेंगे वो देश में रहने के हकदार भी नहीं है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी यह कह रहे हैं कि नहीं हम अध्यादेश लाएंगे, नहीं कानून बनाएंगे, जबकि सभी लोगों का यही मांग था कि आप अध्यादेश लाइए और राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनाइए। जब ये चुनाव प्रचार करते थे तब कहते थे पहली वरीयता हमारी होगी कि हम रामलला के भव्य मंदिर बनाएंगे। अब रामलला को छोड़ दिए हैं, रामलला के साथ ये धोखाधड़ी है और ये समझ लीजिए कि रामलला सत्ता देते हैं और छीन भी लेते हैं। 2019 का चुनाव इनके लिए बहुत कठिन पड़ेगा, जो रामलला को धोखा दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलाने के मामले में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील दाखिल करने में ताखीर की गई। 277 दिनों की ताखीर के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यह अर्जी दाखिल की गई थी। वाज़ेह के 6 फरवरी 2014 को मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव ने एक बयान देते हुए कहा था, मेरी हिदायत पर पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थीं। बागपत से थिपरोली असेंबली सीट से रुकन असेंबली सुहेंद्र सिंह रमाला पर एक साबिक पुलिस अफसर ने फोन पर गाली गलौज करने और धमकी देने का इल्जाम लगाया। हरियाणा से डीएसपी के ओहदे से रिटायर हुए पुलिस अफसर ओंकार सिंह ने पुलिस में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। रुकन असेंबली और साबिक पुलिस अफसर के दरमियान फोन पर हुई गाली गलौज वाली बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। योगी हुकूमत ने रियासत के तमाम अजला में मिड डे मील के खातों और उसकी तकसीम की जांच की हिदायत दी है। यह कार्रवाई बाराबंकी में मिड डे मील तकसीम करने के नाम पर किए गए तकरीबन 4 करोड़ 25 लाख रुपए के घोटाले की पोल खुलने के बाद शुरू हुई है। यह जांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराई जाएगी। मिड डे मील के नाम पर बाराबंकी में हुए बड़े घोटाले के बाद अब पूरे प्रदेश में मिड डे मील के मामलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। हमारे साथ में इस समय निदेशक मिड डे मील अब्दुल समद मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरह से ये आगे जांच बढ़ेगी और क्या मोडस ऑपरेंडी रही इस तरह के घोटालों में। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की अब आप लोग की आगे कार्रवाई होगी, कैसे जाँच करेंगे? जी, बाराबंकी का प्रकरण आपके संज्ञान में है। वहाँ बीएसए और जिलाधिकारी ने जांच कराई और कतिपय खाते ऐसे मिले जो प्राइवेट खाते थे और उनका पैसा जो मध्याह्न भोजन निधि का पैसा था वो स्कूलों में न जाके कतिपय नकली फर्जी विद्यालयों में जा रहे थे। तो उस संबंध में एफआईआर दर्ज हुआ और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब देखिए कौन सा क्या क्या तथ्य प्रकाश में आता है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग और कार्रवाई करेंगे। दूसरा, जैसे बाराबंकी में जिस तरह की घटना हुई है, इस तरह की घटना प्रदेश के अन्य जनपदों में संभावना हो सकती है, कुछ जगह हो सकता है। तो हम लोगों ने जिलाधिकारी और बीएसए को पत्र भेजा है कि इस तरह की जो घटना हुई है बाराबंकी में अपने यहाँ परीक्षण करा लें
और अगर इस तरह की कार्रवाई कोई तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इस तरह के आदेश पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में भेज दिया गया है। कैमरामैन रमेश के साथ शैलेश अरोरा, न्यूज़ 18 लखनऊ। एक तरफ तलाक सलासा पर पाबंदी लगाने के लिए हुकूमत कानून साजी के लिए कोशा है, वहीं दूसरी तरफ एक वक्त में 3 तलाक देने के मामले के दर्ज होने का सिलसिला भी जारी है। ताजा मामला मेरठ का है, जहां एक खातून ने रजिस्ट्री के जरिए 3 तलाक दिए जाने का मामला शहर के लिसाड़ी गेट थाने में दर्ज कराया है। मुतासरा खातून के मुताबिक जहेज के अलावा पैसों के मुतालबे को लेकर उसका शौहर गुज़श्ता 4 बरसों से हिरासत कर रहा था और अब उसने रजिस्ट्री के जरिए 3 तलाक का नोटिस भेजा है। इस मामले में पुलिस ने जहां मुकदमा दर्ज कर लिया है, वहीं शहर काजी ने शरई एतबार से इस तलाक को जायज करार देते हुए मुकदमे की कार्रवाई को गलत ठहराया है। भेज दिया है, वो भी इन्हें कम लगता था। अच्छा। उसके बाद भी ये और पैसे की डिमांड करते थे। 5 लाख की डिमांड मुझसे करी और 10 लाख की डिमांड मेरे भाई से, मेरे पापा से करी। अच्छा। वो डिमांड मैं पूरी नहीं कर पा रहे थे, मेरे घर वाले पूरी नहीं कर पा रहे थे और फिर मेरे घर वालों ने बहुत समझाया, उनसे बात करने की कोशिश करी और फिर जब नहीं माने तो मेरे घर वालों ने मैंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया लिसाड़ी गेट थाने में। मेरठ वुमेन को तलाक इस तरीके से इसमें जो ऑर्डिनेंस है उस ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 में इसमें एक मुकदमा कंस्टिट्यूट किया गया है। कंप्लेंट आई थी कल लिसाड़ी गेट थाने में और उसमें मुकदमा पंजीकृत करके उसमें सख्त संकलन किया जा रहा है। 3 तलाक़ें दी, चाहे एक बार दी हों और चाहे उसने 3 बार 3 महीने में दी हों। शरीयत कहती है कि आप अगर उसने 3 तलाक दिए तो 3 तलाक वाक़ हो जाएंगे। तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तलाक शरीयत के एतबार से कैसे हुई, तो हम तो ये कहेंगे शरीयत के एतबार से तलाक हो गई। दहशतगर्दों की हिमायत का इल्जाम लगाकर जमीयत उलमा हिंद के खिलाफ हिंदू तंजीमों के एहतजाज को जमीयत उलमा ने महज सियासी ड्रामा करार दिया है। गुज़श्ता रोज देवबंद और मेरठ में हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के एहतजाजी मुजाहरे के बाद जमीयत उलमा हिंद के मकामी जिम्मेदारों ने रद्दमल ज़ाहिर करते हुए इस तरह के मुश्तबा मामलों में जमीयत उलमा की कोशिशों को आइंदा भी जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। मुल्क में हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात मुसलसल सामने आ रहे हैं। अलीगढ़ में मुस्लिम लड़कों को मुबैना तौर पर लड़की के साथ छेड़खानी के इल्जाम में पीटा गया और उनके कपड़े उतारने की कोशिश की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वारदात पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मुस्लिम लड़कों को भीड़ के हाथों से आजाद कराते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। अलीगढ़ के थाना कुआरसी के तहत रामघाट रोड का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अक्सरियती तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग मुस्लिम नौजवानों के साथ मारपीट करके उनके कपड़े उतारने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने अपने सरबराहों, कौमी हीरोज और अहम शख्सियात के कारनामों से नई नस्ल को वाकिफ कराने का फैसला किया है, जिसके तहत प्रोग्राम्स की एक सीरीज मुरत्तब की जा रही है। इसी कड़ी के तहत लखनऊ में मारूफ शायर, सहाफी और मुजाहिद आज़ादी हसरत मोहानी को खराज अकीदत पेश किया गया। पेश लखनऊ से तारिक कमर की यह रिपोर्ट। जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वहीं हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। लेकिन अब ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने इन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने का फैसला किया है। हालांकि तमाम तर अदबी हवालों और रिवायतों के लिहाज से लखनऊ की मुनफरद शनाख्त जरूर है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि लखनऊ मीर और यगाना की कब्रें भी महफूज नहीं रख सका और लखनऊ के जिस कब्रिस्तान में हसरत मोहानी दफन है, इसकी हालत भी दूसरे कब्रिस्तानों से मुख्तलिफ नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की कोशिश तो यही है कि मुल्क कौम के ऐसे लोग जिनकी कुर्बानियां गैर मामूली रही हैं, उन्हें उनके कारनामों की रोशनी में जिंदा रखा जाए। हसरत मोहानी साहब मरहूम की शख्सियत पर बहुत कुछ लिखा गया है और उनकी शख्सियत एक अफसानवी शख्सियत की हैसियत रखती है। उनकी शख्सियत हमजहत पहलू की शख्सियत थी। वो एक बहुत अच्छे शायर भी थे, मुजाहिद आज़ादी भी थे, लेकिन अफसोस ये है कि हसरत मोहानी जैसे मुजाहिद आज़ादी, जो कि पूरी ज़िंदगी जिनकी एक मुजाहिदा था और एक मुसलसल जद्दोजहद थी,
लेकिन उसको हमारी नस्ल ने फरामोश कर दिया। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा असलन उन्हीं का है और उनको खुद भी बहुत जैसे कहते हैं कि एक दिल से लगाव था इससे, जंग आज़ादी के ताल्लुक़ से, तो उन्होंने बहुत ही इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वदेशी का जो कहना चाहिए नज़रिया है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर ने, जैसा आपने कहा, कई सिमतों में काम करें, एक कारवाने अदब का सिलसिला शुरू किया जिसमें हमने ये जिम्मेदारी समझी कि एएमयू से जुड़े हुए और लखनऊ से जुड़े हुए जो हमारे हीरोज़ रहे हैं और जो नई जनरेशन भूलती जा रही है, उनको मज़ीद हमें समझने की ज़रूरत है और नई जनरेशन से मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। इस अहम मुज़ाकरे में लखनऊ की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन लखनऊ चैप्टर की ये पेशरफ्त इस एतबार से भी अहम तस्वुर की जा रही है कि वो ताकतें जो तारीख के अहम किरदारों को मस्ख कर रही हैं और मनसूबाबंद साजिश के तहत तारीख में तरमीम कर रही हैं, उनको शिकस्त देकर उन कुर्बानियों का एहसास किया जाए जिनके नतीजे में हमें ज़ुबान, आज़ादी, तहजीब, तमद्दुन और अदब पर मबनी गैर मामूली सरमाया नसीब हुआ है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। माहिरीन अमराज निस्वा की कुल हिंद तंजीम फेडरेशन ओब्स्ट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम को अपने हाथों में लिया है। इसी मुहिम के तहत अलीगढ़ यूनिट के जिम्मेदारों ने नया साल मुल्क भर की बेटियों को नजर किया है। आज अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट से होटल मिलरोज तक एक रैली का एहतमाम किया गया जिसमें माहिरीन अमराज निस्वा के साथ नौजवान और बच्चों समेत बुजुर्गों ने भी एक साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया। नीतीश काबीना की मीटिंग में 12 अहम तजावीज़ पर मोहर लगाई गई। 11 से 20 फरवरी असेंबली का सेशन चलेगा। काबीना की मीटिंग महकमे पुलिस की जदीद आलात से लैस करने के लिए 49 करोड़ 83 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। नए साल की शुरुआत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर मरकजी हुकूमत के रुख को साफ किया। इस पर बयानबाजियों का एक दौर चल पड़ा। इसको लेकर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। बिहार एनडीए ने जहां वज़ीर आज़म को मुल्क के मफादात में फैसला लेने वाला लीडर बताया, वहीं अपोजिशन जमातें पीएम के बयान को सियासी बयान करार दे रही हैं। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें। देखिए, सेकुलर तो वो है नहीं, अब सेकुलर बनाने की छवि क्या करेंगे वो, लेकिन इतनी बात जरूर है कि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि इस तरह के निर्णय से देश अशांति की ओर काफी बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी को यह भी तय करना होगा कि उनके मंत्रिमंडल के लोग, और मैं होशो हवास में कह रहा हूं, उनके मंत्रिमंडल के लोग अनाप शनाप बयान देते हैं। उनके कहे के बाद क्या उन व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार है? बहुत ही अच्छा बयान है और इससे जो हाल में राजनीतिक हलचल दिखाई पड़ रही थी और प्रतिक्रियाएं तरह तरह की आ रही थी, उसका निदान हो गया है। और प्रधानमंत्री जी ने बड़ा साफ कहा, हमारे पार्टी के एजेंडे में भी शामिल है। जो हमने घोषणा पत्र जारी किया था उसको भी आप देखेंगे तो साफ लिखा है कि राम मंदिर का निर्माण या तो हम आपस की सहमति से करेंगे या फिर जो संवैधानिक प्रक्रिया उसके तहत करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम कोर्ट के निर्णय को देख रहे हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से राम मंदिर की तामीर को लेकर ऑर्डिनेंस नहीं लाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने वज़ीर आज़म मोदी पर हमला बोला। कुशवाहा ने कहा कि राम मंदिर पर बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। कि कानून के हिसाब से भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर निर्माण के मामला में सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट को देखने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन हो उसके अनुकूल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब बीजेपी के लोग कभी कहते हैं बनाएंगे, कभी कहते हैं नहीं बनाएंगे। अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि जिस तरह से और बात को लेकर जुमलेबाजी, उसी तरह से यह भी क्या जुमलेबाजी है। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस को लेकर बीजेपी सदर अमित शाह पर कांग्रेस के इल्जामात के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर दहशतगर्दों का साथ देने का इल्जाम लगाया है। तो हमारे नेता की छवि को
धूमिल करने का प्रयास उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था और यह बहुत दुखद था कि उस वक्त हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री हुआ करते थे। एक आतंकवादी को महिमा मंडित करने के लिए, एक आतंकवादी को बचाने के लिए, एक राजनेता की छवि को खराब करने के लिए भारत की सरकार के इशारे पर, उस वक्त सोनिया गांधी के इशारे पर सीबीआई ने एक सरकार के गृह मंत्री को फंसाने का काम किया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को खुद की सिक्योरिटी का डर सता रहा है। जनता दरबार में फरियादियों के दरमियान तेज प्रताप यादव ने खदशा जाहिर किया कि शरपसंद अनासिर उन पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता दरबार में कोई भी बम फेंक सकता है। तेज प्रताप यादव ने वज़ीर आला नीतीश कुमार से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया, तो वहीं हुक्मरान जमात तेज प्रताप पर तंज कस रहा है। बिहार में मदरसा तरक्याती स्कीम के निफाज की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हुकूमत की इस नई स्कीम के तहत हुकूमत से मुल्हका मदरसों में बुनियादी सहूलतें दस्तयाब कराने की कोशिश की जाएगी। मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने इस ताल्लुक से 36 अजला में मदारिस का इंतखाब करके इसकी फाइल हुकूमत को रवाना की है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बिहार में 1128 मुल्हका मदरसों की हालत बदलने जा रही है। पहले मरहले में मदरसा तरक्याती स्कीम के तहत 25 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा बनाया गया है। पहले मरहले में 36 अजला से एक मदरसे का इंतखाब किया गया है, जिसमें लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, बैतुल खला और इमारत की तामीर की जानी है। मदरसा सुदृढ़ीकरण के तौर पे जाना जाता है ये स्कीम। इसके तहत माइनॉरिटी वेलफेयर की तरफ से हमें ये निर्देश दिया गया था कि बिहार के सभी अजला के एक लीड मदरसे को नामित करके महकमा अक़लियती फलाह को भेजें, और हम लोगों ने 38 में से 36 ज़िलों का नाम मुंतखब करके उन्हें इरसाल कर दिया है और उसके मुताबिक कार्रवाई चल रही है। हमने जो दरख्वास्त दिया था, हमको तामीरी काम की बहुत सख्त ज़रूरत थी, चूँकि हमारा जो मेरे यहाँ वो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो हमने वहाँ हॉस्टल के लिए, सॉबेर हॉस्टल के लिए अप्लाई किया था, और पुरानी इमारत जो जिसकी इस्लाह मरम्मत की ज़रूरत थी उसके लिए अप्लाई किया था, और क्लासरूम के लिए अप्लाई किया था, फिर ये कि लाइब्रेरी के लिए और शुद्ध साफ़ सुथरा पानी पीने वाला जो इंतज़ाम है उसके लिए। चुनांचे वहाँ जो सो क्या कहते हैं डीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई, वो सारा एस्टिमेट मतलब प्रस्ताव मंजूर करके महकमा अक़लियती फलाह को भेजा गया। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मुताबिक आइंदा इस स्कीम के तहत ब्लॉक सतह के भी मदरसों को जोड़ा जाएगा। बोर्ड ने मदारिस को इस स्कीम से फायदा उठाने की अपील की है। वहीं बरसर इख्तिदार पार्टी के मुस्लिम लीडरों के मुताबिक मदरसा तरक्याती स्कीम से मदारिस को फायदा होगा, लेकिन तब जब इस मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा और सख्ती से नाफिज किया जाएगा। जब तक कि सरकार सख्त रवैया नहीं अपनाएगी, उस पर अमल दरामद नहीं होगा, पॉलिसी सिर्फ बना देने से नहीं होगा, उस पर अमल दरामद होने की ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि इसमें अक़लियती समाज के लोगों को भी चाहिए कि वो ताउन दें, तभी जो है हम दूसरों के मुकाबले में का मुकाबला कर सकते हैं और तरक्की की शिखर पर पहुँचे। बिहार मदरसा बोर्ड की कोशिश है कि मदारिस में बुनियादी सहूलतों की कमी को दूर किया जाए और तालीमी निज़ाम को मयारी बनाया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।